तो लोग वहाँ पे पता क्यों आते थे? कुश्ती देखने नहीं आते थे, वो ये देखना आते लड़कियां पहनती क्या है कुश्ती के टाइम पे। आप कोई भी गेम करो, आपको अगर इंजरी नहीं होती ना, आप निकल जाओगे। आपको अगर इंजरी होगी, आपका करियर फिनिश्ड। मुंह टूट जाएगा, कोई ब्याह नहीं करेगा, कोई शादी नहीं होएगी। गांव में लेडीज मेरी मम्मी को भड़काने आ जाती, बोलिए तेरी छोरी तो कोई ब्याह ना करे। बोली किसके ब्याह होगी, इसने नाक टूट जाएगी यार। बोली कान तो ऐसे टूट जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। गुड। और आप जो करना चाहते हो ना बेटा वो करो। अरे आप तो नहीं, मतलब बहुत मतलब मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मैंने आपको शक्ति का रूप कहा। नमस्कार, स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के एक और एपिसोड में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खुद शक्ति बैठी हैं और 25 सालों से वो एक शक्ति के प्रदर्शन के फील्ड में हैं और ऐसा कोई पूरे इंडिया में, भारत में लगभग मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे पहले से रेसलिंग में रही और उनको हर कोई रेसलिंग की दुनिया में जानता है। कामनी यादव जी हमारे साथ हैं और वो लंबे टाइम से कोचिंग, इंटरनेशनल प्लेयर और नेशनल प्लेयर की कोचिंग में हैं और महिला होके पुरुषों को वो ट्रेन कर रही हैं, कोचिंग कर रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है और मेरे लिए भी ये बहुत ही जब मैंने उनसे सुना तो ये बहुत अमेजिंग बात थी और मैंने बोला आपको तो पार्ट होना ही पड़ेगा हमारे पॉडकास्ट का। आप जैसी ही शक्ति रूपेण महिला की हमें ज़रूरत है हमारे पॉडकास्ट में, ताकि हम अपने व्यूअर को बता पाएं कि बॉडी स्ट्रेंथनिंग किसे कहते हैं, बॉडी पावर किसे कहते हैं और एक महिला के क्या क्या रूप हो सकते हैं। वो माँ, बहन, बेटी के अलावा किन किन रोलों में फिट हो सकती हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण कामनी यादव जी आज हमारे साथ बैठी हैं। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। और जैसे कि मैंने बोला कि माँ, बेटी और वाइफ के अलावा क्या क्या रूप हो सकते हैं, वो आप साक्षात आप शक्ति के रूप में हमारे साथ हैं। आप बताइए एज अ महिला कैसे रेसलिंग ही क्यों? खून में नहीं था हमारे, ना मेरे उसमें फैमिली में था। एक क्वाइट एनवायरनमेंट ऐसा बन गया कि वहाँ पे नहीं, शरारती बच्चा जो होता है, घर का शरारती बच्चा, तो इट्स मी। मैं थी घर का शरारती बच्चा। स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल की पीटीआई, हमें स्कूलों में गेम्स होते हैं छोटे छोटे, वहाँ लेके जाती थी। तो हमने वहाँ सुना कि ना इंडिया में रेसलिंग आ गई लड़कियों की, लड़कों की तो सबको पता थी, और बॉक्सिंग आ गई। दोनों गेम साथ में इंडिया में लॉन्च हुए हैं कि रेसलिंग और बॉक्सिंग फीमेल्स के लिए, बट कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं था। स्कूल में अब हमारे स्कूल में लड़कियां खो खो खेल रही हैं, एथलेटिक्स कर रही हैं, जिम्नास्टिक कर रही, बट रेसलिंग में, बॉक्सिंग में कोई ना जाए, बोले चेहरा खराब हो जाएगा, चोट लग जाएगी, इसके लिए तो ये चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ चाहिए। तो फिर मैं ऐसे ना, मेरा मन करा कि लेट्स ट्राई, रेसलिंग ट्राई करती हूँ। और मैंने स्कूल में स्टार्ट करा, मैं 6th स्टैंडर्ड में थी और मेरे स्कूल से स्कूल में जाते वक्त रास्ते में अखाड़ा था। उस अखाड़े के कोच थे जिनके पास 2-3 लड़कियां थी, वो हमारे गांव के नियर बाय रहने वाली थी। वो थी थोड़ा मतलब बोलते हैं ना कॉलोनी में, हम गांव में थे, तो वो थोड़ा एडवांस होते हैं। हम वहां पे मैंने पहली बार रेसलिंग जाके उन कोच के पास मैंने कहा कि सर मुझे रेसलिंग करनी है। और मैं 6th स्टैंडर्ड की थी, वो बड़े थे काफी जो, और उनके पास लड़कियां कर रही थी, तगड़ी थी। मैं 43-45 kg की पतली सी लड़की। तो वो मुझे बोले कि, मना नहीं किया उन्होंने कहा यस आप करके देखो 2-3 दिन। तो उनके साथ में एक असिस्टेंट कोच तो बोला 2-3 दिन में भाग जाएगी। तो बस वो मन में बात लगी उस कोच की कि ये उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में भाग जाएगी। मैंने कहा नहीं, योद्धा हूं मैं, लड़के दिखाऊंगी। वहां से मैम स्टार्ट हो गया और बड़ा छुप छुप के रेसलिंग करी मैंने, घर पे नहीं पता चलने दिया। मैं स्कूल आती थी सुबह 6:30 बजे एंड देन मैं अपने कपड़े, निकर टी शर्ट लेके आई, मैंने ट्रेनिंग करी, निकर टी शर्ट वापस बैग में डाली, स्कूल ड्रेस पहनी अपनी, स्कर्ट पहना एंड देन अटेंड स्कूल। फिर हमारी 12:40 पे छुट्टी होती थी, वापसी में 2 बजे वापसी आए, ट्यूशन पढ़ा और मैडम फिर अखाड़े में शाम को फिर दौड़ मारी और वो डंड मारने सीखे। 1 साल भी नहीं हुआ उससे पहले मैंने स्टेट चैंपियनशिप्स खेली। बहुत नामी पहलवान हुए हैं चंगी राम जी, बहुत नामी पहलवान। तो
हमने उन्हें देखा, उनकी बेटी के साथ मेरी जिंदगी की पहली कुश्ती थी। तो वो मेरे से मतलब आप लगाओ कि 4-5 इंच लंबी हाइट में, बट मेरी और उसकी कैटेगरी सेम। वो बड़ी थिन, मैं अपने आप को बड़ा कमजोर मान रही थी, पर वो मेरे से बहुत लंबी। तो उसके साथ मेरी पहली कुश्ती हुई, तो मैं बड़ा अफ्रेड ऐसी थी। मैंने कहा यार पता नहीं जीतूंगी हारूंगी। तो मैडम मैं वो कुश्ती जीती। उसके बाद में मैं नहीं रुकी। मैंने घर पे तब बताया जब मैंने नेशनल का गोल्ड लिया 1 साल बाद, और एक ना न्यूज़पेपर में बड़ा छोटा सा आया हुआ था कि भलसवा गांव से कामिनी यादव ने जीता नेशनल कुश्ती में गोल्ड। तो वो मेरे ताऊजी ने पढ़ लिया होगा। मेरे फादर को मैंने तब भी नहीं बताया, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज फैमिली, वो कहीं कि कुश्ती क्यों कर रही है, मुंह टूट जाएगा, कोई तेरे से शादी नहीं करेगा। पहली तो टैबू यही हो जाता है कि आपको, मेरे कान टूट गए, जैसे मेरे कान रेसलर्स के टूट जाते हैं, नाक टूट गई स्टार्टिंग में, क्योंकि वो हिटिंग होती है। तो उनको ऐसा लगे कि भाई इसने ये गेम क्यों कर लिया। तो घर में भी फाइट होगी कि घर पे भी छुप के आपने अपने आप को प्रूव करा। फिर वहां पे हम ऐसे गेम में आ गए कि जहाँ पे आप रुक नहीं सकते। अगर आप एक दिन ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो आप पीछे जा रहे हो, क्योंकि स्ट्रेंथ का गेम है। स्ट्रेंथ भी चाहिए आपको, एंडोरेंस भी चाहिए, सर स्किल्स भी चाहिए साथ में। और बड़ा नया नया गेम शुरू हुआ इंडिया में, बट बाहर तो 20 साल से था। बिल्कुल। हम बाहर वालों से तो हम बहुत पीछे थे। बिल्कुल। वो तो 20 साल से हैं, उनकी तो चैंपियंस हैं। उनकी 1994 की चैंपियन थी, जो मेरे साथ 99 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिसके साथ मैं लड़ी। तो हमारे लिए फर्स्ट था, और हमें उस दौर से स्टार्टिंग से निकलने में ना मैम, मतलब एक हार्ड टाइम कह सकते हैं। ये टाइम नहीं था कि हम अपनी बात एक्सप्रेस कर दें, आप लोगों के माध्यम से कर दें। आज तो मीडिया इतना एक्टिव है, उस टाइम कोई कुछ भी नहीं था। हम किसी को ऐसा बता नहीं सकते थे कि हमने ये करा या वो करा। अखबार की कटिंग है हमारे पास इतनी सारी। आजकल तो वीडियो क्लिप्स डल जाती हैं, रील डल गई। अब मेरी रील्स डल जाती है, मैं बच्चों को ट्रेनिंग कराती हूँ, लड़कों को, और मेरे पास सीनियर लड़के हैं सारे। आप सीनियर्स में लगाओ, क्वाइट 24, 25, 18 से 25 साल के बच्चों की मैं कोच हूँ। तो मैं तो उन्हें बेटा ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं तो गुरु होगी, पर उस गुरु बनने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत करी। कि आप लड़कों को पैर छूने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी। बेटा मैं अगर डिजर्व करूंगी, मेरे में वो क्वालिटी है कि तुम्हें सिखा पाऊं, मेरे स्किल्स या मेरा ज्ञान इतना है कि तुम्हें कुछ बता पाऊं, तो उसके लिए भी बहुत मेहनत लगी। जेंडर इक्वालिटी से लड़ाई हुई। कुश्ती इतना एजुकेटेड गेम नहीं है मैम, क्योंकि बड़ा ट्रेडिशनल गेम है। जो लोग अखाड़े में बच्चों को भेजते हैं, लड़कों को या लड़कियों को, तो वो क्या बना रखा कि अखाड़े भेज रहे हैं तो वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं बच्चे। वो सुबह अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, शाम को फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर सो रहे हैं। नो एजुकेशन। तो वहां पे उन बच्चों को आपने डील करना है। कितनी बड़ी साइकी हमारी स्कीम है NCUA, जिसकी मैं कोच हूँ। तो उस स्कीम में फ्री लोडिंग, आपका खाना पीना रहना, एजुकेशन, सब चीज सारी गवर्नमेंट की तरफ से उसमें अवेलेबल है। बट उन बच्चों के साथ में आपने उन लड़कों के साथ में प्रूव करना। 8 कोच हैं हम लोग वहाँ, पूरे 70 लड़कों के साथ। 8 कोचों में 7 मेंस के साथ में मैं अकेली फीमेल कोच वहाँ पे, मुझे मतलब कोचिंग करना। तो इट्स क्वाइट, मैं तो योद्धा शुरू से बनी और अब तक मेरा वो पे फेस चल ही रहा है, कंटिन्यू ही वो फेस चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्वाइट इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। एंड मैं पढ़ भी रही थी आपके बारे में। तो उसमें एक चीज़ मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आपने एक जगह लिखा था कि आप पहली महिला रेसलर थी जो इंटरनेशनल खेलने गई। जी। तो क्या अनुभव था इंटरनेशनल, और आप उससे पहले डेफिनेटली इतने नेशनल चैंपियनशिप खेले होंगे, तो क्या अंतर मिला? जैसे आपने बोला हम तो 20 साल पीछे थे जब आप पहली बार इंटरनेशनल खेलने गई, तो क्या डिफरेंस देखा आपने? और क्या ऐसा एक होता है ना मोमेंट, आपको लगता है यार ये इंडिया में क्यों नहीं है ये चीज़? हमें अगर ये फैसिलिटी या ये ट्रिक्स हमें पता होती तो हम उससे, अब मैं ये जो मेरे को सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीता है या जो नहीं भी जीता, हम गोल्ड जीत सकते थे, हम बेहतर कर सकते थे। वो ऐसा क्या मोमेंट था और क्या डिफरेंस यू फाइंड इट? और क्या आज 25 साल बाद या 20 साल बाद, लगभग 25 साल की जर्नी में, हाँ जी, क्या आज उसको हम क्रॉस कर पाए हैं? क्या हम वहां पहुंच पाए हैं जहां पर वो लोग 25 साल पहले थे? तो ये इस पे कुछ बताइए मैम। स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया 98 में, 99 में इंडिया से फर्स्ट टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बॉक्सिंग और फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेसलिंग अनाउंस किया कि इंडिया
इंडिया से भेजेंगे लड़कियों को, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। कैंप्स कोई ऑर्गेनाइज नहीं थे उस टाइम पे कैंप्स, क्योंकि अब तो कैंप्स लगते हैं, आप इंडिया की नेशनल मेडलिस्ट को इकट्ठा करके इंडिया टीम का कैंप लगाते हैं। उस कैंप में आपके पास एक वजन में 4 चैंपियंस होते हैं, फर्स्ट सेकंड 2 ब्रॉन्ज। अब उन चारों में ट्रायल्स होता है, ट्रायल्स होके वन ऑफ द बेस्ट जो अपने वेट का चैंपियन होगा वो ट्रायल्स में जीत के जाते हैं। तो उस टाइम पे हम बड़ा तैयारी कर रहे कि पहली पहली बार जहाज में बैठेंगे, क्योंकि मैम 7th स्टैंडर्ड आप मतलब जहाज में बैठना बड़ी बात की नहीं, और जहाज में बैठना भाई पहला इंटरनेशनल पोलैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप जाना ही है हमने, तो मेहनत करनी है, बस देख लेंगे। तो वो नया क्रेज, तो सिलेक्शन हुआ मैम, ट्रायल्स हुई, उसमें हम फर्स्ट आए। फिर उसके बाद में भाई वीज़ा प्रोसेस है, अब आपका पासपोर्ट है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी नई थी। इंडिया का ब्लेजर मिला ना जिस दिन, तो मैं वेट कम कर रही थी, तो 43 kg में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो वो जो ब्लेजर का साइज था ना, वो ऐसा लग रहा था पहनने के बाद में कि हाँ ये अब कुछ मजा सा आ रहा है। मैंने पूरे जहाज में वो ब्लेजर नहीं उतारा, मैंने पोलैंड पहुंच के और तब उसे निकाल के और ऐसे हाथ पे रखा, और उस पे ना एक सलवट नहीं आने दी, नहीं ये इंडिया का ब्लेजर है। तो इतनी क्यूरियसिटी उसको लड़ने के लिए, फिर वहां पहुंच के जो हमने देखा, जैसे आप कह रहे हो कि अंतर हम स्टार्टिंग करके पहला कंपटीशन लड़ने आए हैं, वो लोग हमसे, मतलब मैं ये कह रही हूँ उनकी जो 1995 की जो वर्ल्ड चैंपियन थी वो हमारे साथ वहाँ compete कर रही है, हम उसे देख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था फ्रेंकली, क्योंकि हमारे साथ जो कोच थे वो बड़े, हम उनसे ऐसे रहने वाले, सीधा इतनी, जैसे आज के टाइम पे अब हमारे बच्चे से ही हम इतना फ्रेंकली बात करते हैं, ये नहीं था। डिस्टेंस मेंटेन था बहुत ज्यादा। सर ने कहा कि ओके कामिनी ये करना है, आपको इतना वजन घटाना है, ओके नहीं खाना है जी सर। तो एक वो चीज थी, तो हमारा कॉन्फिडेंस उतना नहीं था। फिर उनकी फैसिलिटीज देखी, उनका कॉन्फिडेंस देखा, उनका आपस में ना मतलब कोच और स्टूडेंट्स का बॉन्ड भी अलग था। हमारा बॉन्ड था थोड़ा डिस्टेंस में, इज्जत में, नहीं ठीक है सही है या गलत है हमने आर्ग्यू नहीं करना। फिर वहां पे जो स्किल्स देखे, हमने वो चीज यहाँ देखी ही नहीं थी। हमने, हमारे सबसे बड़ी बात, 2 कंपटीशन में लड़की आई 99 के बाद में, फिर मैं ग्रीस गई। ग्रीस से आने के बाद हमारा मैम पहला टूर गया यूएस। तो ऑब्वियस है यूएसए के लिए तो सब डेस्परेट होते हैं, यार अमेरिका जा रही है टीम, और हमारे जैसे हम सब टीम में बैठते हैं, भाई कामिनी कितनी ताकत लगा लियो, अमेरिका तो मैं ही जाऊंगी। मैंने कहा भाई तू कितनी लगा ले, यार जाएंगे अमेरिका तो हम, वीजा तो मेरे में ही लगेगा, मतलब मैं नहीं लड़ना है, वर्ल्ड का मेडल तो मैं ही लेके आऊंगी। तो यूएस की तैयारी हो रही थी, और वहां पे जाके हमने जो इंडिया का कॉस्ट्यूम मिलता था ना, वहां पे हमने इंडिया का कॉस्ट्यूम और उनका कॉस्ट्यूम, उन्होंने हमसे मांगा कि कामिनी मेडल आया मेरा, कि कैन बी एक्सचेंज, यूएस वाली ने। मैंने कहा श्योर। तो मैंने मेरा कॉस्ट्यूम उसने मांगा, मैं नहीं समझती थी क्यों मांगा। तो फिर उनकी एक कोच थी, उसने कहा कि शी इज शोइंग रिस्पेक्ट टू यू, कि उसे आपके स्किल्स इतने अच्छे लगे कि वो आपका कॉस्ट्यूम आपको मांग रही है और अपना आपसे एक्सचेंज कर रही है। तो वो उसके पे यूएस लिखा हुआ। अब मैं उसे पहन के कहीं लड़ तो सकती नहीं थी इंडिया में, बट ट्रेनिंग में पहन सकती थी, तो मैंने कर लिया मैम एक्सचेंज। वो कॉस्ट्यूम मेरी बेटी हुई है ना, वो जब तक उसमें कुछ नहीं हुआ वो एज इट इज मेरे पास था। तो फिर हम धीरे धीरे बढ़ते चले गए, एशियन गेम्स खेला, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स आई कनाडा, तो हमने उसकी तैयारियां की। फिर इन बिटवीन जॉब्स आ गए, क्योंकि जॉब्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो कहीं ना कहीं वही सपोर्टिव भी होती है। अगर ना मिले तो लोग पॉइंट भी करते हैं कि यार ये इतनी मेडल जीत रही है, कहीं जॉब वॉब नहीं लगी क्या, अभी कहीं ज्वाइन नहीं किया इसने अभी तक। तो मैम जब मैं एशियन गेम्स खेलने गई 2002 बुसान वाले, तो वो पहले उस एशियन गेम्स में धर्मराज पिल्ले वाज द फ्लैग बैरियर, एंड आई एम द यंगेस्ट एथलीट ऑफ इंडिया कॉन्टिनेंट। हाँ, तो दैट टाइम आई वाज इन 9th, और मैं इंडिया से एशियन गेम्स खेलने गई। पहली बार मैंने साड़ी पहनी, क्योंकि हमारे ड्रेस कोड में हमें मार्च पास्ट में साड़ी पहननी थी। इट्स वेरी गुड सिल्क साड़ी ऑफ वाइट कलर की, एंड ब्लू कलर का ब्लेजर है, और बॉय कट हेयर्स हैं, क्योंकि ये हेयर्स नहीं थे ना रेसलिंग, बॉय कट हेयर्स थे। तो उस पर साड़ी कैसी ही लगेगी कोई मतलब नहीं, हमें मतलब था साड़ी मिली और हमने मार्च पास्ट में वो साड़ी ही कैरी करनी है पूरी टीम ने। तो वहाँ पे हमारे दिग्गज एथलीट सारे हमारे साथ मिले,
धनराज भाई साहब से बात हुई, भूपति भैया थे, मतलब जो इंडिया के बेस्ट एथलीट्स थे, उनके साथ गेम्स विलेज में रहना, उनके साथ खाना पीना, सीखने को बहुत कुछ मिला। उसके बाद में तो फिर मैंने एमटीएनएल ज्वाइन किया दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि हम टीम बना रहे हैं एमटीएनएल डिपार्टमेंट ने, तो हम 4 लड़कियों ने ज्वाइन किया स्टार्टिंग में। चंगीराम जी की बेटी थी, मैं, एक हमारी सीनियर होती थी किरण सिहाग जी, एक अलका तोमर, वो भी अर्जुन अवार्डी रेसलर है। हम चारों ने एमटीएनएल ज्वाइन करा 2002 एशियन गेम्स से। तो हमें स्पॉन्सर्ड कर दिया अबूजा सीमेंट ने। तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने कि भाई अभी इनको ट्रेनिंग पे भेजो, जापान भेजो, वर्ल्ड से पहले ये ओलंपिक क्वालिफाई कर सकती हैं, तो इन्हें सपोर्ट करो। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, एमटीएनएल भी ज्वाइन करा, देन कंटिन्यू प्लेइंग। फिर इंजरी होगी 2004 में, तो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल्स में, और मेरा नी पूरा डिसलोकेट हो गया। और वो इतना हो गया कि मैंने 1.5 मिनट चोट लगने के बाद ना ऐसे पट्टी टाइट बांधी, और मैं जीत रही थी ताइपे वाली से। तो मैंने कहा मैं निकाल लूंगी सर, कोई दिक्कत नहीं, एक टांग से निकाल लूंगी है, क्योंकि मेरा मेडल खराब हो जाएगा। सेमीफाइनल्स में अगर आप हार गए तो आप ब्रॉन्ज में नहीं लड़ सकते, क्योंकि इंजरी होगी। अगर मैं वो जीत जाऊं तो मैं फाइनल्स में हूँ। तो मैंने इसमें उसको टफ कर लिया, और मैंने बांध के रस्सी और वो लड़ ली मैम, मैं फाइनल्स में आ गई। बट मेरा घुटना शाम को इतना बड़ा हो गया, टर्की थी हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप, और वो इतना सूज के इतना बड़ा हो गया कि मैंने ज़्यादा बढ़ा ली चोट, पता चला नहीं। पेन किलर्स, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, और पेन किलर्स की इंजेक्शन सीधे नी में घुसा रहे हैं, बोले नो नो वी हैव टू गो फॉर सर्जरी। बच्चे थे, इतना समझ में भी नहीं आ रहा, दर्द भी हो रहा है पर मेडल भी दिख रहा है। नेक्स्ट डे बाउट थी, पूरी रात दर्द में और ऐसे चली गई, स्वेलिंग भी थी। नेक्स्ट डे मैम फाइनल से पहले ना एक बार कोच ने कहा कामिनी मैट पे जाके आप वॉक ओवर दे आओ, क्योंकि आपको ज्यादा चोट है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं देखती हूँ। पर जब मैंने उसकी सेमीफाइनल फाइट देखी, मुझे ऐसा लगा नहीं मैं इसको हरा लूंगी। तो वो जो हमारी ट्रेनिंग, जितनी मेहनत हमने करी है ना मैम, अगर उस टाइम पे हमारे साथ थोड़े स्किल कोच, थोड़े से स्किल्स, ट्रेडिशनल कोच थे हमारे साथ में, थोड़े से स्किल्स कोच होते ना, तो हम और बेटर करते। जो मेडल हमारा रियो में आया ना 2016 में, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहती, वो हमारा 8 और 4 में हम ला सकते थे। और 8 में तो हम इतनी 2 मेडल्स वुमेन्स के 8 में जीत सकते थे, पर वो इतना डिलेड हुआ है कहीं ना कहीं। इट्स क्वाइट, बहुत सारे वो होते हैं रास्ते जहाँ पे आप चाह के भी नहीं जा सकते। फेडरेशन अपने हिसाब से चलाती है अपनी चीज़ों को, अपने हिसाब से कोचिंग रखते हैं। अब मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगी, फेडरेशन अपने हिसाब से चलाएगी, तो वो कहीं ना कहीं बीच में क्लैश होती हैं चीज़ें। तो वहाँ पे फाइनल्स में मैंने फिर बांध के ना दोबारा, और मैंने सर को कहा ठीक है सर स्प्रे करवा के, और मैं चली गई मैम। मैंने लड़ ली मैं वहाँ पे, और कोच साहब बोले मैं नहीं बैठ रहा, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा सर मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दे दो, ट्राई करती हूँ, नहीं तो फिर मैं कह दूंगी दर्द है, और मैं वॉकओवर दे के आ जाऊंगी, सिल्वर मेडल आ जाएगा, वर्ल्ड का सिल्वर मेडल सॉर्ट। पर मैंने मेहनत इतना कर रखी थी मैम कि मेरे से ना वो रुका नहीं गया कि नहीं मैं लड़के देखूंगी। और भगवान ने साथ दिया, कई मेहनत ने साथ दिया, कुछ शायद मेरे अच्छे कर्म भी होंगे, मैंने उसे हरा लिया 1.5 मिनट में। और वो चोट थोड़ी बढ़नी थी ऑब्वियसली, वो सुन कर लिया था मैंने उसे। तो मैम वो मैंने वहां से मेडल लेके, और एक $2 का ना वो आता था कार्ड फोन करने के लिए बाहर से। अब तो हम वाईफाई चला लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं का वाईफाई अटैच करा और बात कर ली घर पे। वहां पे तो फिर $2 का कार्ड लेके, और वहां से फिर फोन करते थे, माँ पापा आपने कहा था ना रेसलिंग अगर मेडल ले आई तो रेसलिंग नहीं छुड़वाऊंगा, मेरा गोल्ड आ गया है। वहां से मैंने फोन करके कहा कि पापा मेरा गोल्ड आ गया और मैं रेसलिंग करूंगी। तो उस दिन के बाद मेरे पापा ने कभी भी मुझे नहीं टोका मैम। रोना आ रहा है। आई एम सो सॉरी, इट्स लिटरली टफ जर्नी। तो वहां पे खुद को प्रूव करा। फिर फादर साहब ने उसके बाद में कभी नहीं रोका। फिर उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ, और आप जो करना चाहते हो ना बेटा वो करो। नहीं मतलब बहुत मतलब मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मैंने आपको शक्ति का रूप कहा। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, खासतौर से बिल्कुल आपने सही कहा कि आप बिल्कुल योद्धा हैं, और मैं फील कर पा रही हूँ डेली के रोंगटे खड़े हो रहे। लेकिन आपको देख के ना एक्चुअली
हम इमोशनल ज्यादा नहीं हो सकते, हमारा गेम ऐसा है। बिल्कुल। और मेरे सामने मेरे लड़के को मतलब सेकंड डे हमारे गेम में इंजरी होती है मैम, तो आई कट लग जाता है, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है क्योंकि पल्स रेट बहुत हाई जाती है जब हम बाउट करते हैं ना, तो पल्स रेट हमारी 180 पर पहुंच जाती है बच्चे की, और उस टेक्निक में अगर कट लग गया तो वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो वो मेरा काम है, मैं खड़ी हूँ, मेरे लड़के को चोट लगी तो मेरा काम उसे रोकना, फर्स्ट एड करना, फिजियो को बुलाना। तो मैं इतना इमोशनल नहीं हूँ, बट थोड़ा सा कई बार वो पुरानी बातें जो याद आती है ना, तो हम फील करते हैं कि भगवान एक बार वो टाइम वापस ला दे और मैच्योरिटी ये रख ले। बुद्धि इतनी नहीं थी, वो टाइम वापस आ जाए, क्योंकि जितनी मेहनत हमने कर ली ना मैम, और हमें किसी चीज की भूख नहीं हुई। जैसे अब बच्चे क्या है, अब बच्चे फेम चाहते हैं बहुत ज्यादा, भूख मेहनत की कम होके ना फेम की ज्यादा होगी। आप मेरे से, मेरे लड़के चैंपियंस है, मैं 4 साल से तो लड़कों के साथ सीनियर कोच हूँ, और लड़कियों को कोच करने के बाद अखाड़े में पहले मैंने लड़कियों को कोचिंग दी, फिर मेरे को साई ने एनसीयूए बॉयज के साथ लगाया कि नहीं कामिनी, यू हैव टू कोच बॉयज। तो जब मैं स्टार्टिंग में गई ना, तो वहां पे ही लड़कों का रिएक्शन इतना नहीं था जितना कोचों का था। दे फील अनकंफर्टेबल कि यार ये तो बहुत एक्टिव है और बहुत मतलब डेस्परेटली किसी टेक्निक को पीछे लगती है। सेकेंडली मैम, रेसलिंग में एनालाइज करने वाले अभी तक हम नहीं घुसे हैं इस पार्ट में। सिर्फ हमारी रेसलिंग के इतने मेडल आ रहे हैं, अगर हम एनालाइज करें ना हमारे बच्चों की वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, हम और मेडल जीत सकते हैं ओलंपिक्स में, और स्पेशली इन वुमेन्स। तो ऐसी जर्नी हमारी रही बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें, बट अपने आप को हमने प्रूव करने की जो स्त्री में जो क्षमता ऑटोमेटिकली आती है, हमें कोई सिखाता नहीं है, बट हमें एक ना बैरियर बना के देते हैं और उसे कूदने में बड़ा मजा आता है। स्टार्टिंग में बैरियर बनाया, कुश्ती क्यों करी, वो करके दिखाया कि ये लड़कों का गेम नहीं है, लड़कियां भी कर सकती है। बोले लड़कियां कैसे कर लेंगी, मुंह टूट जाएगा, कोई ब्याह नहीं करेगा, कोई शादी नहीं होएगी। गांव में लेडीज मेरी मम्मी को भड़काने आ जाती, बोलिए तेरी छोरी तो को ब्याह ना करे। न बोली किसके ब्याह होगी, इसने नाक टूट जाएगी यार, आत बोली कान तो ऐसे टूट जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, गोडे टूट जाएंगे। तो मेरी मम्मी, मैं शाम को जब सोने जाऊं कमरे में आए और ऐसे करे, मेरा घर में नाम रिंकू बोलती है, रिंकू बेटा तू पढ़ाई में बहुत अच्छी है बेटा, कितना मास्टर नहीं लग जाएगी, मतलब। बट मैंने कहा मम्मी मैं लग जाऊंगी, मैं पढ़ाई भी करूंगी, बट मेरा मन है, मैं इस चीज के लिए ना, मेरा मन, मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है, मैं करूंगी, रेसलिंग में करके दिखाऊंगी। पर ये सारी चीजें होने के बाद घर से ही वो टैबू जब टूटा, पापा ने हाँ करा कि तू प्रूव करके दिखा, वर्ल्ड लेवल का अगर मेडल लेके आई तो हम तेरे को करेंगे। गांव में चाहे कोई कुछ कहे कि भाई क्यों कर रही है लड़की, रेसलिंग कर रही है, चाहे कुछ भी कर रही है। तो उसके बाद में एशियन गेम्स में मैम जब मैं गई ना, तो एशियन गेम्स में सबसे छोटी थी, सब निकलते घुसते सर पे ऐसे ऐसे करते थे। लिफ्ट से मैं नीचे आ रही हूँ, 7th फ्लोर पे हमें रेसलिंग वाली लड़कियों को दे रखा था, नीचे आऊँ सानिया मिर्जा मिल रही हैं, ये मिल रही हैं, तो हम तो ऐसे देख रहे हैं, वो मैं सर पे ऐसे कर रही है, यही है वो लड़की, वो रेसलिंग वाली छुटकू। तो मेरा नाम छुटकू निकाल दिया उन्होंने कि ये सबसे छोटी है। बोले इसकी फाइट देखने चलेंगे, जिस दिन इसकी फाइट होगी और हमारा गेम नहीं होगा। तो मैम जिस दिन मेरा गेम हुआ ना, हमारे इंडिया के कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा एथलीट वहां बैठे थे कि इसकी हमने फाइट देखनी है। ताइपे के साथ मेरी स्टार्टिंग बाउट थी और मैं जीती उससे 8-0 से। तो सबने बड़ा ऐसा कि नहीं ये तो बहुत तेज लड़की है, हरी मिर्च है, ये तो लाल मिर्च है, ऐसे नाम निकालते हैं ना, अरे बड़ी बड़ी फुर्तीली लड़की है। तो वहां से बूस्टअप मिला फिर मुझे बहुत ज्यादा। सोच में कितना अंतर आया, जैसे उस टाइम पे इस तरीके के लोग थे जो बातें करते थे, या आदमी लोग थे, या मतलब बातें करते थे महिलाओं के लिए। आपको लगता है अभी पुरुषों की सोच में महिला प्लेयर्स के लिए या पहलवानों के लिए कुछ अंतर आया है सोच में? सोच वही है क्या अभी? सोच तो अंतर तो थोड़ा हम कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है फील आना, आप कंफर्टेबल फील करना। एक लेडी को ना एनवायरनमेंट कंफर्टेबल जोन पता चल जाता है, और स्पेशली जब वो मेंस में रह रही हूँ, अब मैं 70 लड़के मेरे अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरे कुलीग सारे मेंस हैं, तो वो कंफर्टेबल फीलिंग ना मुझे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ। वो मैंने खुद दायरा बनाया, उसके लिए बहुत काम करना पड़ा। आपको आपकी रैपो भी थोड़ा बोल्ड बनानी पड़ती है, स्ट्रिक्ट भी बनानी पड़ती है, मेरी स्ट्रिक्ट
मेरे रूल्स आर रूल्स, मैं स्ट्रिक्ट हूँ थोड़ा, लोग मेरे बारे में कहें कामिनी मुंह फट है, मैं मेरी डिस्क्वालिटी है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं मुंह फटूं पर मैं मुंह पे बोलूंगी, मैं किसी का गलत नहीं करूँ पर मैं मुंह पे बोलूंगी, क्योंकि मुझे जो बात बोलनी है पीछे से नहीं बोलूंगी। सेकेंडली, मैं मेरे गेम की मास्टर हूँ मैम, मेरे पास स्किल्स हैं, तो मैं क्यों किसी को, मैं अपने डिपार्टमेंट में, मैं अपनी जॉब में, मैं किसी को पीछे से स्पूनिंग नहीं करूंगी। जब मैं मास्टर हूँ मैं शो कर सकती हूँ, जो बच्चे मेरे पास आके सीखेंगे अपने उससे आएंगे तो मैं सिखाऊंगी। मुझे कुछ भीड़ इकट्ठा करने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेडल चाहिए, हमारी भूख शुरू से रही है, हम देश के लिए मेडल जीतना चाहते हैं और इतने मेडल जीत के देना चाहते हैं कि वो जो टैली आती है ना, जब हमारा इंडिया नीचे से ऊपर 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 चलता है, तो एक वो भूख उस टाइम के जो प्लेयर्स है, मैं अकेली नहीं हूँ मैम, और भी है जिन जो वहां तक टच करके आ गए, और ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड में गई, मैं बस टच करके आ गई, तो मैं खुद को ओलंपियन भी नहीं बोल पा रही, पर मेहनत तो उतनी करके आई हूँ, ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड खेल के आई हूँ और ओलंपिक को टच करके आ गई। बट वो जो वहां जाए और वहां मेडल जीते, वो सपना ना, वो चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेडल्स आए हमारे रेसलिंग के, और इसीलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन में, मुझे मौका मिला था साई से अभी मेरे प्रमोशन के टाइम पे, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में आने का मौका दिया हमारे डिपार्टमेंट ने कि आप डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स में आप प्रमोट हो सकते हो, बट चॉइस इज यूअर्स कि आप कोचिंग कैडर में रहोगे या एडमिनिस्ट्रेशन कैडर। आई चूज कोचिंग कैडर। क्यों? मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जॉब करी ही नहीं, मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया है कोचिंग करने के लिए, मोर प्लेयर्स मोर मेडल्स निकालने के लिए, क्योंकि जब तक रहूंगी रेसलिंग से जुड़ी रहूंगी और मेडल्स निकालती रहूंगी, ये मेरे एक ये सोच के साथ ही मैं कोचिंग कर रही हूँ। अच्छा, आपको कुछ ऐसा लगता है कि महिला कोचेस के ज़्यादा स्ट्रगल है एज कंपेरेटिव टू दी मेल कोचेस? मैम हर जगह है, लड़कियों के कैंप में मेंस कोच बड़ी इजीली नॉमिनेशन होके आ जाते हैं, बॉक्सिंग हो रेसलिंग हो कॉम्पिटिटिव गेम है, तो अगर लड़कियों का कैंप है और लड़कियों के कैंप में 4 कोचेस लगेंगे टीम के साथ में, कैंप के साथ में, तो 3 आदमी है, 1 लेडी है, या 2 मेंस है 2 फीमेल्स हैं। बट जब लड़कों का कैंप लगता है तो चारों लड़के क्यों हैं वहां पे? आप जेंडर इक्वालिटी और वहां पे ऐसी चीजें क्यों आप ले आते हो? जब फाइट्स हो रही है, जब जोर लड़का लड़की जोर कर रहे हैं, फाइट्स होती है ना हमारी, बिल्कुल। तो जोर करने में तो लड़का लड़की जोर कर रहे हैं, फिर आप लड़कियों के कैंप में तो मेल्स कोचों को डाल सकते हो, बट जहाँ पे लड़के हैं वहां पे आप एक फीमेल कोच को डालने से क्यों आपको दिक्कत हो रही है? अच्छा, जब आपने खेला 20-25 साल पहले या आज भी, जैसे कई टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो अखाड़े हैं वो मेट नहीं है, नहीं। वो आज भी वही ट्रेडिशनल अखाड़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल अखाड़े हैं, फिर आपको इंटरनेशनल या नेशनल खेलने जाते हो तो वो मेट पे खेलना है, तो कहाँ डिफिकल्टी आ रही है? गवर्नमेंट की और क्या पहल की आवश्यकता है, या जो आम लोग हैं उनकी कितने इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है सो दैट हम उनको इंटरनेशनल मानक के मैट या इंटरनेशनल मानक के अखाड़े प्रोवाइड कर पाए? अखाड़े जितने भी होते हैं, जैसे बहुत छोटा अखाड़ा जो होगा उसमें मिट्टी का अखाड़ा तो होता ही होता है, बट अब जो अखाड़े से थोड़ा ऊपर होता है, अकेडमी बोल रहे हैं, अकेडमी, उसमें मैट भी है आपके पास, मिट्टी भी है, क्योंकि सिर्फ मैट है जो आपका नेशनल लेवल से और आपको ओलंपिक तक पहुंचा सकता है। मिट्टी दंगलों में जो चलती है, ट्रेडिशनल हमारी रेसलिंग है, वो मिट्टी में है, तो ट्रेडिशनल में हमारा कोई ओलंपिक्स नहीं है, कोई चैंपियनशिप नहीं है, हमारी मैट से ही है। पर अब स्टेट गवर्नमेंट और साई इन्होंने मिलके अखाड़ों को अडॉप्ट करना शुरू करा है। ओके, वाह। तो दे आर अडॉप्टिंग अखाड़ास। अब जैसे नॉर्दर्न कैंप, हमारा नॉर्दर्न रीजन है दिल्ली और एनसीआर, उसमें हमने 13 अखाड़े अडॉप्ट करे हैं। तो 13 अखाड़े जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनमें हमने एक मैट और एक छोटा मल्टी जिम बच्चों के लिए और ओपन वेट ट्रेनिंग। साई जिस भी अखाड़े को अडॉप्ट कर रही है उसमें एक प्रॉपर मैट दे रही है, पूरा एक जिमिंग दे रही है, पूरा ओपन वेट दे रही है। तो ये नई जो पॉलिसी चलाई है, इससे हमारा जो ग्रास रूट लेवल है ना, वो बहुत निकल के आ रहा है, क्योंकि जो छोटा पोटेंशियल है ना ग्रास रूट पे, अब मैं सीनियर्स के साथ हूँ, इसमें लेवल है कोचिंग में, मैं एलीट के साथ काम कर रही हूँ, बट अगर मुझे तजुर्बा ग्रास रूट को बढ़ाने का नहीं है तो वो कोई बेनिफिट नहीं है। मेरे पास एक ग्रास रूट का बच्चा आएगा, सपोज मेरे पास एक 12 साल का बच्चा आ गया, अब उसकी मदर आ गई या फादर आ गए कि मैडम जी हमने तो पहलवानी करानी है और ये तगड़ा है, हाथ पैरों से मजबूत है, आप इसे भाई पहलवानी करा के देखो, तो
उसको स्टार्टिंग में क्या चीज है जो उसको करानी है जिससे उसका दिल दबे ना, उसको इंजरी ना हो। दो ही चीज, आप कोई भी गेम करो, आपको अगर इंजरी नहीं होती ना, आप निकल जाओगे। आपको अगर इंजरी होगी, आपका करियर फिनिश्ड। बहुत कम लोग हैं जो उस से निकल के वापस ऊपर आते हैं। और अखाड़ों में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अखाड़ों में जाते हैं, एक फिजिकली फिटनेस लगा लो। अखाड़े गांव में खुले हुए हैं, जैसे मैंने भी एक एकेडमी छोटी सी गांव में खोल रखी है जिसमें बच्चे आते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। बट जो ये नई पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और साई ने मिलकर चलाई है, ऑल ओवर के अखाड़ों को अडॉप्ट किया जाए, जो अच्छे अखाड़े हैं वहां से रिजल्ट निकलेंगे। फिर उन बच्चों को अडॉप्ट करने के बाद में जो उनमें से मेडलिस्ट हैं उनको खेलो इंडिया स्कीम में लिया गया। तो वो फिर कहीं ना कहीं हमारी स्कीम में डायरेक्टली जो अच्छा पोटेंशियल है वो हमारे पास आएगा। अच्छा, एक मिथ है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, एंड इट इज गोइंग टू बी माय लास्ट क्वेश्चन। दो मैं आपसे बहुत बात करना चाहती हूँ जी और बहुत कुछ जानना चाहते हैं डेफिनेटली, बिकॉज आपकी जर्नी सच में बहुत इंस्पायरिंग है और मतलब बहुत कुछ मुझे लगता है आपसे लोग सीख सकते हैं, खासतौर से फीमेल। एक बात बताइए, जैसे बोलते जो पहलवान है, हाँ जी, ज़्यादातर इस तरीके का एक मिथ है, फैक्ट्स है जो मैं पढ़ भी रही थी कई जगह पे इस तरीके का कि उनसे पहलवान ही शादी करते हैं और कोई शादी नहीं करता। दूसरा क्योंकि प्रोटीन या उनका जो खान पान होता है वो बहुत अलग तरीके का होता है, बहुत इंजरीज होती है, चीज़ें हैं, तो वो उनका जो मतलब बच्चे नहीं हो सकते। जैसे एक ही महिलाओं के बारे में इस तरीके की बात है, क्या ये सच है? क्या ये मिथ सच है? कोई फैक्ट है ऐसा नहीं कि नहीं ऐसे दवाइयां हैं या प्रोटीन? एग्जाम्पल हम बैठे हैं, साक्षी एग्जाम्पल है, जी सरिता मोर एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं बच्चे ही नहीं होते, सबके बच्चे हो गए हमारे। नहीं, बट जस्ट ये But- जो टैबू है उसको मिटाने हाँ, के लिए बट क्वेश्चन में। जैसे ये आपने जो बात पूछी है, ये कहाँ पे होती है कि जो बॉडी फिजिक है ना वो चेंज हो जाती है। हमारे एस्ट्रोजन है बॉडी में, फीमेल्स में, वो टेस्टोस्टेरोन में पावर ज्यादा होती है मेल्स के। तो हमारी जो बॉडी फिजिक है ना वो चेंज हो जाती है, वो अट्रैक्टिवनेस जो होता है ना बॉडी का, वो कॉम्पैक्ट गेम में कम हो जाता है। और बच्चे होना और पहलवान ऐसा नहीं है सारी लड़कियों की आपस पहलवान पहलवान की शादी हुई हो। कुछ हैं भाई, जैसे हम हो गए, मेरी होगी, साक्षी होगी, सरिता होगी, और भी एक दो लड़कियां हैं जिन्होंने रेसलिंग में आपस में, क्योंकि हम लोग बॉन्ड ऐसा बन जाता है कि भाई आप सेम चीज कर रहे हो, मैं सेम चीज, हमारा लिविंग स्टाइल सेम, हमारा लाइफ स्टाइल सेम है, तो एक बॉन्ड बन गया। अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मिथ उस जगह है जहाँ पे जैसे डोपिंग, जो स्टीरॉइड्स बीच में आ जाते हैं, जो शॉर्टकट्स लेते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन, वो शॉर्टकट्स वो लेते हैं जो अपनी अपनी एकेडमी चला रहे हैं और आपके बच्चे चले गए, वो आपके बच्चे को यूज करेंगे एकेडमी चलाने के लिए, स्टीरॉइड्स दिए और उनसे मेडल्स लिए, क्योंकि उनकी एकेडमी का नाम हो रहा है। तो ये बच्चों को जो स्टीरॉइड्स का जो सिस्टम है ना, इसको टोटली हम अवॉइड करवाते हैं। हमारे वहाँ पे रेंडमली नाडा की टेस्टिंग टीम आती है, हम खुद एजुकेट करते हैं, नो डोपिंग। सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, सप्लीमेंट्स ओमेगा 3 है, फिश ऑयल है, मल्टीविटामिन है, वो सब उनको प्रोवाइड करे जाए, क्योंकि सप्लीमेंट्स चाहिए। आम आदमी से आप ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, ज्यादा आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को ज्यादा जरूरत भी है। और जैसे आपने कहा खाना पीना ऑब्वियस होता है मैम, आज तक भी हम मसाला प्रेफर नहीं करते, हमारे घरों में लाल मिर्च नहीं मिलती, मिथ बनी हुई है ये कि लाल मिर्च भाई ज्यादा नहीं खानी, तो ये बिना मसाले का खाना खाना, घी में खाना खाना है, वो घी खा के देख लो, मैं अभी भी ठीक हूँ। तो ये ऐसा थोड़ा सा कल्चर सा वो डेवलप हो जाता है कि आप जहाँ रहते हो वो एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है सच में हमें ये सब बात करने की ज़रूरत है और ये सब बात हमें समाज तक पहुंचाने की ज़रूरत है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप हमारे एपिसोड में आई और ये एपिसोड रियली बहुत ब्यूटीफुल गया। एंड आप ट्रस्ट मी, जैसे आप बहुत सुंदर हैं भारती जी, जैसी आपकी बातें सुंदर हैं और जो आपका स्ट्रगल है, इतने प्यार से कोई अपने स्ट्रगल को बता रहा है और एंड ऑफ द डे उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको देश के लिए मेडल चाहिए। तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। प्लीज़ ऐसी ही सुंदर कहानियाँ, इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए आप स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के पॉडकास्ट को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और देखते रहिए। और ऐसी ही और योद्धाओं की कहानियाँ लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।